दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं फिर से, जो लोग नए व्यूवर्स हैं हमारे, कि सामान्य अध्ययन का रात 8 बजे डेली यह आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो छूट गए हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए हुए हैं विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स के, आप वहां पर ज्वाइन होकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और वहां भी नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, PDF मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा सुबह का वीडियो देखना मत भूला करिए, जो सुबह 6 बजे तक आता है। करंट अफेयर्स और आपकी परीक्षाओं से जुड़ी तमाम, रोजगार से भी जुड़ी खबरें जो भी महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए उसमें, और साथ ही साथ आपका GK GS भी मजबूत होता जाएगा। तो वो वीडियो सुबह वाली भी देखना ना भूलें। अभी ये हमारा भूगोल और इतिहास का टॉपिक चल रहा है, बाद में दो जो है सेगमेंट्स लेकर चलेंगे। अभी भूगोल इतिहास। तो यूकान एवं नेल्सन नदी किस देश में बहती हैं? ये दोनों नदियां हैं, किस देश में बहती हैं? इसके लिए आपको मानचित्र में जाना होगा। तो मानचित्र में देखते हैं किस देश में बहती हैं। हमारे सामने ऑप्शन है कनाडा, मैक्सिको, USA और ग्वाटेमाला। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया आज, माफी चाहूंगा इसके लिए। फिलहाल आप कनाडा का जो मानचित्र है, कनाडा का खोलकर देखिए, तो ये आपको एकदम बाएं साइड यूकॉन नदी दिखाई देगी बहती हुई, यूकॉन नदी। और दूसरी क्या थी? नेल्सन नदी। तो ये मध्य में नेल्सन नदी आपको मिल जाएगी बहती हुई। तो फिजिकल जो मानचित्र है वो देखिएगा फिजिकल मैप में, तो आपको नेल्सन नदी और यूकॉन नदी दोनों ही कनाडा के अंदर बहती हुई मिल जाएंगी। नीचे यूनाइटेड स्टेट है और ये हडसन की खाड़ी है मध्य में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा उत्तर अमेरिकी देश है, जो कि अमेरिका के उत्तर में एक बड़ा देश है। क्षेत्रफल में विश्व का रूस के बाद दूसरे स्थान का देश है, दूसरे स्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसके इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। साथ ही यह बता दूं कि भारत के संविधान में जो अर्धसंघात्मक राज्य का प्रावधान है, अर्धसंघीय जो ढांचा है या संघीय ढांचे का जो भी प्रारूप है, वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अगला, तो इसका उत्तर होगा कनाडा A। निम्नलिखित में से किस काल को रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है? तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कई महाकल्पों में बांटा गया है। उन महाकल्पों को कई कल्पों में बांटा गया है। उन कल्पों को भी कई युगों में, और उन युगों को कई शकों में बांटा गया, उन शकों को भी कई इरा में बांटा गया। तो इस तरह से भूगर्भिक इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के विभिन्न महाकल्पों में क्या क्या, किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, किस प्रकार से पृथ्वी पे जीवन का विकास हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो दिया है, रेंगने वाले जीवों का काल किसे कहा जाता है, एक लंबा टॉपिक है। इसको हम कभी किसी वीडियो में, आपको ये वीडियोस जो हमारी 8 बजे आ रही हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं रहेगी। इसमें विभिन्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जितने भी आपकी परीक्षा के, सब सम्मिलित होंगे। तो किसी दिन मैं स्पेशली भूगर्भिक इतिहास पर वीडियो बनाऊंगा, वहां से प्रश्न आता ही आता है, कोई भी आप परीक्षा दें तो। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा ट्रियासिक काल होगा। ट्रियासिक काल में
को जो है रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास होता है और ट्रियासिक काल के अंत में ही डायनासोर के आगमन की सूचना मिल जाए, मतलब आगमन का आभास हो जाता है। हालांकि जो जुरैसिक काल है इसको डायनासोर की उत्पत्ति का और विकास का काल कहा जाता है। जुरैसिक काल में जुरैसिक एक मूवी भी इस पर बन चुकी है, आपको पता होगा, जुरैसिक वर्ल्ड करके, कई उसके भाग आ चुके हैं, उसको देखिएगा जरूर, आनंद आएगा, बढ़िया मूवी है। इसके अलावा जुरैसिक काल में जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनका उद्भव होता है, उनका विकास होता है। उड़ने वाले जो सरीसृप हैं और जो प्रथम पक्षी है जो उड़ने वाला आर्कियोप्टेरिस जिसको कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी इसी काल में होती है। इयोसीन क्या है दोस्तों? जो ट्रियासिक में आप देखते हैं रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति विकास होता है, इयोसीन काल में क्या होता है कि ये रेंगने वाले जीवों का विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है, ये विलुप्त होने लगते हैं। और प्राचीन बंदर और जो गिब्बन है म्यांमार की तरफ, जो बर्मा है, वहां पे उत्पत्ति होती है इनकी। इसके अलावा हाथी, घोड़ा, सुअर आदि के पूर्वजों का भी आविर्भाव उद्भव इयोसीन काल में होता है। क्रिटेशियस काल जो है दोस्तों, ये पर्वत निर्माणी काल इसको कहते हैं। इसमें ढेर सारे बड़े बड़े पर्वतों का, जैसे राकी हुआ, एंडीज पर्वत हुआ, ठीक, इन सब का निर्माण होता है, इसलिए इसको पर्वत निर्माण का युग भी कहते हैं, क्रिटेशियस काल को। फिलहाल जो इसका उत्तर है, रेंगने वाले जीवों का काल ट्रियासिक काल। ये महत्वपूर्ण हवाएं हैं जो स्थानीय पवनें चलती हैं, स्थानीय हवाएं चलती हैं स्थानीय कारकों से, जिसे स्थानीय ताप, दाब आदि के प्रभावों से जो स्थान विशेष में हवाएं उत्पत्ति होती है, हवाएं उत्पन्न होती हैं जो एक तरफ से दूसरे तरफ चलती हैं। जैसे जिधर ज्यादा दाब हो गया, अधिक दाब से कम दाब की ओर, अधिक ताप से न्यूनतम ताप की ओर। तो आपको बताना है कहां कौन सी स्थानीय पवन किस नाम से जाने, स्थानीय नाम भी उसका रखा जाता है। तो ब्लिजार्ड ये ठंडी हवा है, यूएसए में चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बुरान ये साइबेरिया में प्रसिद्ध हवा है वहां की। हरमट्टन, इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं, ये गिनी की खाड़ी में बहती है। ये कहां? सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म हवा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र वायु में शुष्कता लाती है, ठीक, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है, स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। और यही कारण है कि गिनी के तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है। यह भी एक पूरा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इसको भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे, किसी वीडियो में। ढेर सारी स्थानीय हवाएं हैं भारत में भी, तो सबको एक वीडियो में देखेंगे। तो यही हरमट्टन गलत है, आल्प्स पर्वत पे नहीं बहती है, ये सहारा रेगिस्तान में बहती है, या गिनी की खाड़ी कह लीजिए, उसी तरफ ये बहती है हवा। ब्रिक फिल्टर ये ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा सी। सी सुमेलित नहीं है, आल्प्स पर्वत नहीं, बल्कि यह सहारा रेगिस्तान में बहती है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट मतलब भारत में आप जानते हैं, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक। तो पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो तो अनाईमुड़ी है, सही है, लेकिन यहां पूर्वी घाट पूछ रहा है। देखिए पूर्वी घाट में कभी कभी आपको विशाखापट्टनम पूछ लेगा। विशाखापट्टनम के स्थान पे अरायोकोंडा दे देगा, कभी कभी विशाखापट्टनम देगा। तो विशाखापट्टनम की चोटी, अरायोकोंडा की चोटी, दोनों एक ही हैं, दोनों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी हैं। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम की चोटी या अरायाकोंडा की चोटी। ये देख लीजिए, ये अनामलाई पर्वत है। इस पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछता है। या पूरे दक्षिण भारत की यदि पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही अनाईमुड़ी की चोटी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अरायोकोंडा की चोटी, जो कि उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसको विशाखापट्टनम की भी चोटी कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान आता है महेंद्रगिरी की चोटी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। हमारे तमाम पेड ग्रुप्स चल रहे हैं,
दोस्तों आप व्हाट्सएप पे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके किसी पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के लिए, विशेषकर प्री 2020 के लिए। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। जियोग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आंसर राइटिंग, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जल्द हम आज कल में घोषणा कर देंगे, तो उसमें भी आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, सही कालानुक्रम क्या होगा? ये आयोग जो समितियां हैं इनका सही कालानुक्रम पूछा है। सबसे पहले ये शिक्षा संबंधित समितियां हैं, ठीक है, वोट डिस्पैच, हरटोग समिति, सैडलर आयोग, ये सभी। तो शिक्षा संबंधित जो भी समितियां आयोग थे, स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के बाद जो प्रमुख थे, उनके बारे में सबके बारे में बता दे रहा हूं, क्रम बता दे रहा हूं और उनका समय बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है। उसकी मेन बातें याद रखनी है। कोई भी परीक्षा आप आईएएस पीसीएस कुछ भी दें, सब में इससे आगे इससे अधिक नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले जो पहला क्रम रहता है, क्रम से मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर पे आऊंगा। सबसे पहले आपका आता है वुड्स का डिस्पैच। वुड्स का डिस्पैच सबसे पहले आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चीफ रहते हैं वुड, उनकी अध्यक्षता में वुड्स का डिस्पैच 1854 में, ठीक है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो, लेकिन साथ ही साथ देशी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए गांवों में देशी भाषा पाठशाला स्थापित किया जाए। इसका उद्देश्य जो था देशी भाषा में शिक्षा देने का, वो ये था कि जो यूरोपीय ज्ञान है वो देशी भाषा के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसका यह उद्देश्य था। इसके अलावा इसने जो महत्वपूर्ण बात की, महिला शिक्षा की वकालत की। इसके अलावा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की। बाद में 1857 की क्रांति के पहले तक तीनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात थी इसकी, प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो ये वुड्स के डिस्पैच की मुख्य बातें थी। लगभग इसकी सारी सिफारिशें मान भी ली गई, लागू भी कर दी गई थी। लेकिन बाद में कुछ समय बाद ये देखा गया कि वुड डिस्पैच में अगर कुछ कमियां हो तो उसका मूल्यांकन करके सही किया जाए, जिसके लिए हंटर की अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक हंटर कमीशन, हंटर आयोग बना, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर आयोग में 8 सदस्य थे। इसने मूल्यांकन किया वुड डिस्पैच का और कहा कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहली बार इसी आयोग ने, हंटर आयोग ने ही प्राथमिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा की बात की थी। आप एक बात अब ध्यान दीजिए, हम हंटर कमीशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, हंटर कमेटी यहां पर लिखा है। ये हंटर कमेटी और हंटर कमीशन में हमेशा कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है। हंटर आयोग या हंटर कमीशन वह शिक्षा संबंधित है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, 1882 में बना जो। लेकिन यह हंटर कमेटी दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए, जो भारतीय आक्रोशित हो गए तो उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने कहा भैया आक्रोशित हैं, कोई बड़ा यह आक्रोश कुछ उग्र रूप न ले ले, इसके लिए कमीशन बना दिया कुछ समय, ताकि लोगों को रिझाए रहे। बाद में इस कमेटी बना दी, हंटर कमेटी, कि लोगों को रिझाए रहे। और बाद में इस पूरे मामले की इसने क्या कर दी, लीपापोती कर दी। कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिखाने के लिए बना दिया गया कि हम जांच करवा रहे हैं इस मामले की। बड़ा मामला था। हंटर कमेटी थी दोस्तों 1919 में जिसका गठन हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। यह हंटर कमेटी थी, हंटर समिति। और वह जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं 1882-83 में, वो डिस्पैच का जो मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई थी, हंटर आयोग था, वो हंटर शिक्षा आयोग। ठीक, ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। तीसरा जो आता है उसके बाद रैले कमीशन आता है। कर्जन जो कि भारत का बुरा ही चाहता था वो हमेशा, 1901-2 में वह रैले कमीशन की स्थापना करता है। शिमला में जाता है, वहां पर उसके मूड में कुछ आता है, दिमाग में कुछ आता है, कहता है चलो एक कमीशन बना देते हैं। रैले की अध्यक्षता में बना दिया, और जिसमें 2 भारतीय थे, याद रखिएगा, सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। 2 भारतीय भी थे इसमें, सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। इसने विश्वविद्यालयी शिक्षा पर, जो विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, उस पर ही केवल ध्यान दिया था। इस समिति ने उससे संबंधित जो
बातें थी, सिफारिशें थी, उसके बारे में सिफारिशें अपनी दी थी। ठीक है ना। इसका प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। इसी ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसी की सिफारिशों पर आधारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 अस्तित्व में आया, जिसमें आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण बातें थी। भारतीयों के विरोध में, भारतीय भाषा के विरोध में सब कुछ था इसमें। यहां तक कि कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति की घोर आलोचना की थी, उसके घोर विरुद्ध था वो। ठीक। तो यह रेले कमीशन था। उसके बाद आता है आपका 1917 में सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन 1917, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले आता है। ठीक। इसमें भी दो भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और जिया उद्दीन अहमद। देखिए, रेले कमीशन दो भारतीय जो थे, सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। सैडलर आयोग जो उसके रेले कमीशन के बाद आता है 1917 में, उसमें दो भारतीय जो थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की कड़ी आलोचना की, याद रखेगा। इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की, जो रेले कमीशन के आधार पर आधारित था, उसकी इसने कड़ी आलोचना की। इसने कहा कि सबसे पहले हाई स्कूल होना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा देनी चाहिए। स्कूली शिक्षा का समय इसने 12 वर्ष बताया। ये बातें आप सैडलर आयोग के बारे में याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आता है आपका हर्टोग समिति। मैं शिक्षा से जुड़ी समितियों की बात कर रहा हूं। हर्टोग समिति आती है दोस्तों 1929 में। इसकी महत्वपूर्ण बात यही थी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षाओं के लिए इसने अपनी सिफारिशें लागू की थी। ठीक। फिर आता है आपका महात्मा गांधी का वर्धा योजना। हरिजन जो पत्रिका इनकी निकलती थी महात्मा गांधी की, उसमें इन्होंने आधारभूत शिक्षा का एक पूरा पैराग्राफ दिया, उसमें वर्णन किया, जिसको नई तालीम भी कहा जाता है या बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही इसी में सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की कि 7 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं उनको सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस तरह की शिक्षा की बात की थी, जिसको कि जो रेले कमीशन था उसने मना कर दिया था उसको लागू करने से, कुल मिलाकर के। ठीक है ना। तो लेकिन वर्धा योजना में 1937 में महात्मा गांधी ने विस्तृत योजना एक बनाई और हरिजन नामक पत्रिका में उसको छापा। इसको जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है, सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा 7 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए, सॉरी। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा देना। महात्मा गांधी का कहना था कि मातृभाषा में जो आधारभूत शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा कि उद्योग केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा के साथ साथ उद्योग केंद्रित शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी काम में लग जाएं। इसके अलावा जो सबसे विवादित चीज थी इसमें स्वावलंबन की बात थी। यह स्वावलंबन किस प्रकार का था? इनका कहने का मतलब था कि जो शिक्षा देने में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनका खर्चा निकालने की जो उन्होंने बात की थी कि बालक काम करेगा हथकरघा वगैरह उद्योग में, ठीक है, जो काम से पैसा आएगा उससे शिक्षकों की खर्च को निकालना चाहिए। इसकी घोर आलोचना हुई पूरे देश में। बुद्धिजीवी वर्ग ने आलोचना की, इससे क्या होगा, बच्चों का शोषण बढ़ जाएगा, लोग बच्चों को काम ही करवाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण आता है, शिक्षा की सार्जेंट योजना आती है। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में आती है, स्वतंत्रता के जस्ट कुछ समय पहले। इसमें वर्धा योजना जो महात्मा गांधी की थी, देखिए वर्धा योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, ये सब खटाई में पड़ गया। बाद में सार्जेंट योजना आई 1944 ईस्वी में। इसमें वर्धा की कुछ बातें लागू कर दी गई, लेकिन इसमें सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं थी, बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तक सभी प्रकार की शिक्षाओं की बात इसमें की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। फिर आपका स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ 1948 में। इसने विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसके विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।
इनके कहने का मतलब था कि विश्वविद्यालय शिक्षा के पूर्व 12 वर्ष की पढ़ाई हो जानी चाहिए, अर्थात हाई स्कूल, इंटर और प्राथमिक माध्यमिक मिलाकर 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा हो वह 180 दिन की पढ़ाई कम से कम हो, जो 11-11 सप्ताह के 3 भागों में बांटा गया हो। यह बात की इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आईएएस या जो प्रशासनिक सेवा है उसके लिए स्नातक अनिवार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर इनका कहना था कि विश्वविद्यालय की देख रेख करने के लिए यूजीसी एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1953 में यूजीसी का गठन हुआ। बाद में औपचारिक रूप से संसद से प्रस्ताव पारित कर 1956 में इसकी औपचारिक जो है स्थापना की गई यूजीसी की। लास्ट में आता है आपका कोठारी आयोग 1964 में, ठीक है ना। इसने समग्र योजना एक प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ही कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो शिक्षा की योजनाएं हैं उनको धरातल पर ले आने के लिए अगर कोई योजना बनी तो कोठारी आयोग, इसमें सभी बातें सम्मिलित थी एक राष्ट्रीय योजना के रूप में, ठीक। तो इतना आप याद रखिए। अब आते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले हमने बताया वुड डिस्पैच 1854, तो पहला सबसे पहले हो जाएगा। फिर आएगा आपका, देखिए हंटर कमेटी दोस्तों, यह वुड डिस्पैच के बाद हंटर आयोग बना था। हंटर कमेटी कब बनी थी? 1919 में। हर्टोग समिति कब बनी थी? हमने क्या बताया आपको, हर्टोग समिति 1929, और सैडलर आयोग बना 1917। तो जो क्रम होगा, पहला हो जाएगा वुड डिस्पैच, फिर सैडलर आयोग, फिर हंटर कमेटी क्योंकि 1919 में बनी थी, भले यह शिक्षा संबंधित नहीं थी, और तीसरा आप ये हर्टोग समिति दोस्तों, ये लास्ट में आ जाएगा 1929 में। तो जो आपका क्रम होगा वो 1 4 2 3, 1 4 2 और 3, ठीक है ना। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। इतना बातें आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो तो पूछा ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? तो दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? लौह खनिजों का अभाव, इसमें कोई तर्क नहीं है। दूसरा, सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन, यह भी एक बहुत बड़ा कारण तो नहीं लगता है। तीसरा है विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का विकास, भूमि क्षेत्रों का अभाव, यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। क्यों? तो विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव होने के कारण जो विशाल जनसमूह होता है एक जगह पे कैसे इकट्ठा रह सकता है? नहीं रह सकता, जिसके कारण कि छोटे छोटे राज्यों का ही विकास संभव हो पाया। यही देखिए, कुछ प्रश्न आपको लॉजिक से भी हल हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि तथ्य सारे प्रश्न आपको फैक्चुअल ही आए, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र नहीं रहेगा, छोटे छोटे खंडों में रहेगा, तो छोटी छोटी जनसंख्या वहां निवास करेगी, छोटे छोटे राज्यों का विकास होगा, ठीक। तो यही सी इसका उत्तर होगा, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, ठीक। तीसरा है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन संचालित होता था? तो दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्र लिप्ति से, ठीक है ना, ताम्र लिप्ति। यह 5वीं शताब्दी में सबसे व्यस्त बंदरगाह भी था। एक प्रश्न आता है, पीसीएस में पूछा भी गया था कि 5वीं शताब्दी का सबसे व्यस्त बंदरगाह भारत कौन सा? तो ताम्र लिप्ति था, ठीक है ना। और बंगाल में स्थित था, सबसे पहली बात तो ये बंगाल में स्थित था, याद रखिएगा, पूर्वी किनारे पे था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार बंगाल स्थित समुद्री पत्तन ताम्र लिप्ति से संचालित होता था, और यह 5वीं शताब्दी का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। इसी बंदरगाह से एक महत्वपूर्ण घटना और होती है कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो जलपोत पर सवार होकर स्वदेश वापस गया था, चाइना वापस गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ताम्र लिप्ति। काव्य अव्यक्ति या काव्य और संगीत के माध्यम से या रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था?
अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज? तो यह अमीर खुसरो था। ठीक, अमीर खुसरो से गाहे बिगाहे प्रश्न आते रहते हैं, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी उत्तर प्रदेश में लोग अमीर खुसरो से बहुत प्रेम करते हैं। यहां पे कोई ना कोई प्रश्न अमीर खुसरो से पूछ ही लिया जाता है। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली ग्राम में 1253 ईस्वी में हुआ था। यह जरूर याद रखिएगा सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक प्रश्न छिपा हुआ है। पटियाली ग्राम, एटा जनपद। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत का माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपिहर, तुगलक नामा, ये सभी प्रमुख रचनाएं थी इनकी। इनको खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के 6 महत्वपूर्ण सुल्तानों के समय यह रहे, उनके दरबार में रहे, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के। इतनी बात आप याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में। तो उर्दू का प्रयोग काव्य व्यक्त के रूप में सबसे पहले करने वाला लेखक अमीर खुसरो था। अब सही क्रम में लगाना है। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, ह्यूएन सांग, इसको सही देखिए। सबसे पहली बात, यहां पे एक प्रश्न है, चाइना के जो यात्री आए उसको क्रम में आपको अगर लगाना हो तो आपको मैं बता दूं, क्रम उसका याद रखेगा, फासी हुई। फासी हुई से आपको याद रहेगा क्रम। सबसे पहले फाहियान, फिर संयुगन, अरे कहां चला गया, फासी हुई से याद रखेगा। फाहियान, संयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग, ठीक है ना। फाहियान, संयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग, क्रम से याद रखेगा, चीनी यात्रियों का क्रम है ये। तो देखिए सबसे पहले आया मेगास्थनीज सबसे पहले आया 304 से 299 ईसा पूर्व में। यह सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के काल के, मौर्य काल के भारत से संबंधित अपने जो विचार थे, अनुभव थे, उसको इंडिका में लिपिबद्ध किया। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। फिर दोस्तों आपका आता है फाहियान। मैंने बताया चीनी यात्रियों में सबसे पहले फाहियान आया। बाकी तीनों चीनी यात्री हैं, क्रम तो आपको याद है, फासी हुई, ठीक। तो जो सबसे पहले आता है फाहियान 399 से 414 ईस्वी में, जो चीन का बौद्ध भिक्षु था। यह गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने उस समय के भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ह्वेनसांग, बौद्ध भिक्षु था। यह 629 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसी की यात्रा का जो विवरण है सी युकी की संज्ञा से अव्यक्त किया जाता है। सी युकी में उसको संकलित किया गया है। फिर आपका बौद्ध भिक्षु चीन का जो था इत्सिंग आता है 671 से 695 ईस्वी में। बौद्ध धर्म एवं बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आता है। अपने साथ जो त्रिपिटक थे, सुत्त, विनय एवं अभिधम्म पिटक, इसकी लगभग 400 प्रतियां यह चीन ले गया था। तो यह पूछा जाता है कि कौन त्रिपिटकों को चाइना ले गया था या अपने देश ले गया, तो वह इत्सिंग था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले मेगास्थनीज अर्थात 3, फिर 1, फिर 4 और 2। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, अर्थात ये सभी शासक हैं, उनके समय में कौन आया विदेशी यात्री, इसको आपको बताना है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था दोस्तों, एकदम सही है। 1608 ईस्वी में यह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था विलियम हॉकिंस, वो आया था। सर टॉमस रो दोस्तों 1616 ईस्वी में आया था। यह भी जहांगीर के ही दरबार में आया था। इसने जहांगीर का जो मुगल दरबार था, जहांगीर की जो रुचियां थी, उसके बारे में विस्तार से
चर्चा भी की थी। ट्रेवेनियर जो है ये फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों। यह शाहजहां के दरबार में आया था, शहंशाह शाहजहां के दरबार में आया था। पेशे से जौहरी था, याद रखिएगा, इसका पेशा भी एक बार पूछ लिया है यूपी पीसीएस वालों ने। यह पेशे से जौहरी था, ठीक। क्या? ट्रेवर नियर। इसके बाद मनुकी दोस्तों, यह औरंगजेब के काल में आता है। मनुकी यह इटली का निवासी था, इटली से आया था मनुकी, ठीक। ट्रेवर नियर फ्रांस से, बाकी विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये दोनों इंग्लैंड ब्रिटेन के थे। ट्रेवर नियर फ्रांस, मनुकी इटली। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक अग्रनीति या जोश भरी अग्रनीति या फिर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस नीति का उद्देश्य इसका था कि अफगानिस्तान को छिन्न भिन्न करना है, ठीक है ना, और बाद में हो भी गया, जिसकी परिणति के रूप में अफगानिस्तान का जो द्वितीय युद्ध था, द्वितीय अफगान युद्ध, यह आया था, जिसमें 1879 में गंडमक की संधि होती है। तो 1879 के समय 1878-79 में कौन था? गवर्नर जनरल लिटन था। लिटन ने बहुत ही उल्टी सीधी नीतियां, जैसे यहां भारत में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। तो बहुत ही जो सबसे दुष्ट अंग्रेजी गवर्नर जनरलों में से एक गवर्नर जनरल का नाम लेंगे तो लिटन उसमें से एक था, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन, डी इसका उत्तर है। फिर इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? यह भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, प्रत्येक वर्ष का आप पेपर उठा के देख लो, एक प्रश्न आएगा ही आएगा विद्रोहों से। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इन्हीं विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको बता देंगे। यहां पर आपको सन याद रखना है मेनली। तो देखिए, नील विद्रोह दोस्तों होता है आपका 1860 में। फिर आपका संथाल विद्रोह जो होता है वह 1855-56 में, ठीक। उसके बाद सिपाही विद्रोह होता है 1857 में, और दक्कन के जो दंगे होते हैं 1876 में होते हैं। दक्कन के दंगे 1876 में। तो सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह 1855-56, फिर सिपाही विद्रोह 1857, फिर नील विद्रोह 1860, और फिर दक्कन के दंगे 1876। तो क्या हो गया? 2, 4, 1, 3, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। सन याद रखिएगा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचिका की नीति, देखिए उदारवादियों की नीति प्रार्थना और याचिका के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना। अंग्रेजों को बहुत अच्छा समझते थे, उदारवादी समझते थे, और इसी आधार पे मांगे अपनी मनवाते थे अंग्रेजों। इनका कहना था कि उनसे प्रार्थना करेंगे, याचिका करेंगे तो हमारी मांगे धीरे धीरे मान लेंगे वो। तो यह जो नीति थी उदारवादियों की, इसकी कड़ी आलोचना के रूप में, कड़े प्रतिरोध के रूप में उग्रवादियों का उदय होता है, जिसमें लाल बाल पाल का नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। लाल में लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीन। तो यहां पर अरविंद घोष के नेतृत्व में, तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो देखिए, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हुई लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1920 में 36वां अधिवेशन था। तो यहां पर कांग्रेस का गर्मपंथी दल, जिसके प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने, आप जानते हैं, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका का घोर विरोध किया था। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए लाला लाजपत राय ने इस नीति को समाप्त कर दिया। यह एक विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। असहयोग का प्रस्ताव भी वहां पर पास हुआ था। तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो विशेष अधिवेशन था, उसमें इस नीति को समाप्त कर दिया गया। हालांकि यह विशेष अधिवेशन था, इसलिए 36वां मत गिनिएगा इसको, मैंने गलती से बोल दिया, 36वां नहीं था, विशेष अधिवेशन था। देखिए, कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक सामान्य जो सम्मेलन होता तो होता ही था, लेकिन कभी कभी विशेष मुद्दों पर विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो उसी प्रकार का एक विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जिसमें
प्रार्थना और याचिका की नीति जो थी कांग्रेस की, जो उदारवादियों की नीति, उसको अस्वीकार या समाप्त कर दिया गया। इतना याद रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मौजूद हैं। शाम को एक और वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सेवा परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो दो चीजें तो आपको अपनानी ही पड़ेंगी, कोई और विकल्प नहीं है। वो दो चीजें हैं, नियमितता और दूसरा प्रतिबद्धता। जो चीज आप सोच लीजिए कि मुझे ये करना है, वो आपको 24 घंटे के दायरे में रहकर करना ही करना होगा। दूसरी बात, नियमित रूप से करना होगा, तो ही आप सफल हो सकते हैं। बाकी सफलता बेईमानी है। अगर सफलता के बारे में फिर भी सोचते हैं तो वो बेईमानी है। फिलहाल हम डेली 8 बजे रात में यह कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। आपसे उम्मीद मैं इतना करता हूं कि आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए, किसी भी स्थिति में रहिए, इसको अवश्य आप देखिए। दूसरा, हमारा जो वीडियो आता है सुबह के समय आता है, उसका टाइमिंग अभी मैंने फिक्स नहीं किया, लेकिन संभवतः 6 बजे के पहले ही, सुबह 6 बजे के पहले वो आ जाएगा। एक अखबार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी परीक्षा से जुड़ी वो डिस्कस हो जाएंगी। साथ ही साथ उससे जुड़ी जो जीएस जीके की खबर है वो भी मैं साथ में दूंगा। और इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ेज होती हैं वो भी उसमें आपको मिल जाया करेंगी। तो ये वीडियोस आप, विशेषकर यह रात वाला वीडियो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और करंट अफेयर्स से भी आप हमेशा जो है रूबरू होते रहेंगे। करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता रहेगा। इसके लिए सुबह वाली वीडियोस भी आप डेली देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल और इतिहास इस सीरीज में भी चल रहा है। इसको समाप्त करने के बाद नेक्स्ट 2 सेगमेंट और भी लेकर हम चलेंगे। इसी तरह 2-2 करके समाप्त करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। बिल्कुल सही है, मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल से निकलती है। दूसरा, यह रोहतांग दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह गलत है। देखिए, रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आपको मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये है मानसरोवर झील और इसी के समीप स्थित है राकसताल झील। यहीं से ये सतलज नदी निकलती है, लेकिन ये रोहतांग दर्रे से प्रवेश न करके ये शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। यहां जहां ये प्रवेश कर रही है यहां पर शिपकीला दर्रा है। इस शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। दोनों ही दर्रे, रोहतांग और शिपकीला, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यहां आपको मानसरोवर झील के पास एक और हिमनद दिखाई पड़ रहा होगा, बोर खाचो हिमनद। इसी बोर खाचो हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। ये ऐतिहासिक नदी सिंधु नदी यहीं बोर खाचो हिमनद से निकलती है। यहीं मानसरोवर झील के पास ही, मानसरोवर झील जो है इसी के पास आंगसी ग्लेशियर स्थित है। आंगसी ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। आंगसी ग्लेशियर, यहां से प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकीला दर्रा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन शिपकीला दर्रा आप यहाँ समझिए कि सतलज नदी जहाँ प्रवेश कर रही है ये शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा है जो कि जास्कर जो श्रेणी है हिमालय की, वहां से प्रवाहित होती है। तो इसका जो उत्तर होगा केवल एक सही है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की प्रतिशतता के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? आपको लगेगा बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन 2 के बाद आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा होगा। तो आपको पता है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन की मात्रा। फिर ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पे जो आता है, जो गैस आती है, वो है आर्गन गैस आपकी। ये आर्गन गैस तीसरे स्थान पे आती है। कितना? 0.93%। और चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जो कि अभी 0.03% इसकी सांद्रता है। इतना परसेंट यह पाई जाती है, चौथे स्थान पे है। 5वें स्थान पे हाइड्रोजन गैस आती है। इन गैसों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है।
इसीलिए इसका जो लगातार बढ़ना है वो जलवायु परिवर्तन का कारक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका महत्वपूर्ण कारण CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि होना है, जिसको कि रोकने के लिए, इसकी सांद्रता को रोकने के लिए तमाम प्रयास वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी इसका हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हम आपको PDF देंगे तो नीचे लिखा हुआ ये हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी उससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी तंत्र द्वारा, अरे आपको बता दूं मैं कि हमारा कोर्स चल रहा है UPPCS प्रीलिम्स, UPPCS मेंस, आंसर राइटिंग मेंस की, GS के चारों पेपर की, हिंदी निबंध साथ में रहेगा। RO 2016 का बैच चल रहा है, अभी दूसरा बैच भी स्टार्ट हो गया। आप लोग कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, हमेशा आपके लिए सारी चीज़ें स्टार्ट से मिलेंगी। CSET की क्लासेस चल रही हैं, जो जिनको CSET में बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा भी यदि GS जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन की आप अलग से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। तो दोनों ही सही है, ठीक है, इसका दोनों ही सही है। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। तो वह समस्त जल ग्रहण क्षेत्र या भू क्षेत्र जहां का जल किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। इसको इस भाषा में आप समझ सकते हैं। विश्व की 5 सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी हैं उसको आप क्रम से याद रखिएगा। पहला है अमेजन। अमेजन के पास सबसे बड़ी, इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपवाह तंत्र जो द्रोणी है, अपवाह द्रोणी अपवाह तंत्र है, ये विश्व में सबसे बड़ा है। अमेजन के बाद दूसरा स्थान आता है कांगो नदी का। दूसरा स्थान कांगो नदी बेसिन का आता है। इसका भी जो द्रोणी है, जो अपवाह द्रोणी है, वो सबसे बड़ी है अमेजन के बाद। तीसरे स्थान पे आपकी नील नदी आती है। ये नील नदी जो अफ्रीका की नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी अपवाह द्रोणी के मामले में सबसे बड़ी, इसलिए इसको सबसे बड़ी या विशाल नदी कहते हैं। लंबाई में अगर देखा जाए तो नील नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अपवाह के मामले में देखा जाए, अपवाह क्षेत्र के मामले में, विशालता के मामले में देखा जाए तो नील नदी का स्थान तीसरे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पे रियो दी ला प्लाटा आता है दक्षिण अमेरिका का, और फिर 5वें स्थान पे मिसिसिपी, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है। ये 5 जो है आप याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोनों ही सही है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बुशमैन पूर्वी अफ्रीका, बिल्कुल नहीं। बुशमैन जो है ये कालाहारी में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। बद्दू ये अरब की जनजाति है। पिग्मी ये कांगो बेसिन का है, ये सही लगा हुआ है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। जनजातियां दी हैं, कहां पाई जाती हैं उनका स्थान है। तो बुशमैन कहां पे? कालाहारी मरुस्थल में। बद्दू कहां पे? अरब में। पिग्मी ये कांगो बेसिन में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजातियां हैं। इसके अलावा जो बार बार पूछता है जनजातियों के बारे में वो भी याद रखिए। खिरगिज जो पिछली बार पूछा था PCS के एग्जाम में, वो मध्य एशिया में पाई जाती हैं खिरगिज जनजातियां। सकाई जनजातियां मलाया प्रायद्वीप पे पाई जाती हैं। बोरो जो है वो पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। और जुलू ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। जुलू ये कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए हमने बता दिया। इसको आप नोट भी करते जाइए, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। कुछ अन्यत्र आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो मैं बताता जाऊं बस नोट करते जाइए आप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1, बी इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। और डेली 8 बजे रात के इस वीडियो में मैं सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स करा रहा हूं आपको।
जिसमें आपका क्या क्या हो गया है मैं बता दूं आपको कि इतिहास संपूर्ण हो गया है, मतलब एमसीक्यू भी हो गया है और एक कंप्लीट वीडियो इतिहास की प्रीलिम्स के लिए हो गया है। इतना पढ़ लीजिए, इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। और ये सभी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, ये सब प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जाकर आप इतिहास भूगोल की डेली 8 PM वाले में वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, मेरी वीडियोस। और कंप्लीट सामान्य अध्ययन वाले में इतिहास की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो हमारे ग्रुप में जो लोग हैं ग्रुप में देख लें, ठीक। दूसरा TCS जो ग्रुप था हमारा पुराना ग्रुप, उसमें आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। भूगोल में दोस्तों MCQ तो हो ही गया, इतिहास के साथ जो हमने करवाया था साथ साथ करवाया था। भूगोल में विश्व का भूगोल कंप्लीट मैंने कॉन्सेप्ट और फैक्ट जितने भी थे 3-3.5 घंटे का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। भारत का भूगोल संपूर्ण वीडियो तो नहीं आया, लेकिन MCQ कंप्लीट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आया है फैक्चुअल, 2 और वीडियो उसमें आने हैं, तो वो मैं बहुत जल्द आपके पास ले आऊँगा, ठीक है, आपके सामने ले आऊँगा। तो ये 2 वीडियोज़ अभी आने बाकी हैं इकोनॉमिक्स के। विज्ञान प्रौद्योगिकी का MCQ कंप्लीट है, उसका कंप्लीट वीडियो भी कंप्लीट है। कंप्लीट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में रसायन, जीव, भौतिक, ये तीनों ही विज्ञान एक ही वीडियो में कंप्लीट है। वो भी वीडियोस आप इसी तरह देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तीसरी जो चीज़ कंप्लीट हुई है और क्या हुआ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का हमने MCQ कंप्लीट करवाया है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो बाकी है और एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे इसको भी। इकोनॉमी का भी एक ही वीडियो में ले आऊँगा, उस एक वीडियो में पर्याप्त रहेगा, सब कुछ आपका इकोनॉमी में रहेगा, बाकी कॉन्सेप्चुअल आते रहेंगे। पॉलिटी का एक वीडियो भी MCQ है, पॉलिटी का चल रहा है, पॉलिटी का एक पूरा कंप्लीट वीडियो ले आएंगे। पॉलिटी के MCQ के बाद एक ही आपका सेक्शन बचेगा इकोनॉमी, तो उसका MCQ और साथ में कंसेप्ट वाला एक वीडियो बीच में ले आ देंगे, ठीक है। जितने भी फैक्ट जितने भी पूछे जाते हैं, बाकी जो बचा रहेगा इसी डेली 8 बजे रात वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप सब कुछ मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए सुबह वाला 8:30 बजे वाला वीडियो परीक्षा खबरी आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसको देखना मत भूला करिए। उस नियम बना लीजिए कि हमको परीक्षा खबरी 10-15 मिनट देखना ही देखना है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको और व्यापक रूप से और क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, तो मैंने आपको बताया कि आप मेरा नंबर 9453775039 इस पर व्हाट्सअप करके हमसे अन्य जानकारी कोर्सों की ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। ये लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल करने से फ़ायदा होगा। यहाँ पर सर्च करेंगे कोई भी आप जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक साथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल या 2 साल का। वहाँ पर रेफरल कोड मांगेगा, रेफरल कोड में UD10 आप लोग इस तरह से टाइप करके एडमिशन ले लीजिए, आपको छूट मिल जाएगी वहाँ पे। प्लस मेरे थ्रू आप जाएंगे तो मेरा ये दायित्व तो हो जाएगा कि आपको वहाँ पर सारी चीज़ें सही से प्रोवाइड हो। आपको नंबर मैंने दे ही दिया है, कोई भी दिक्कत आने पे हमसे संपर्क करें। यहाँ फ़ायदा आपको ये मिलेगा 1 वर्ष या 2 वर्ष जब तक का सब्सक्रिप्शन लेंगे, UPPSC UPSSC में जितने कोर्सेज हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, GS GK, हिंदी, सब इंग्लिश, सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। जितने 1 वर्ष के लिए लिया है या 2 वर्ष के लिए लिया है, अनलिमिटेड। इसके अलावा जो भी वीडियो आप वहाँ पर देखते हैं, प्लस में वहाँ पर आपको PDF भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्विज वगैरह भी प्लस कोर्स का हिस्सा होती है, तो प्लस सेक्शन में जाइएगा, प्लस कोर्स में, तो आपको इस तरह से ये प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं विस्तृत कोर्स का, ठीक है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं। अब तक सब लोग आ भी गए होंगे, जो लोग स्ट्रीमिंग देर से आए हों वो बैक करके देख लिया करें, और अपलोड तो हो ही जाती है ये। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है।
दूसरा है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आप अपने उत्तर तुरंत दे दें। लाइव में ज़्यादा मैं आपको समय देता हूँ, इसमें कम दूंगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल दो सही है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं होते। न्यायोचित मतलब इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक। और बाकी दूसरा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक, ये निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, अर्थात राज्य अगर कोई कार्य करेगा, कोई योजना बनाए, कोई नियम बनाए, तो इनसे निर्देश ले, इसलिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो केवल दो इसका सही होगा। अगला है क्षेत्रीय परिषदों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं। इस कानून ने देश को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय, देखिए ये शब्द देखिएगा, सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में होता है, किसी अनुच्छेद में होता है वर्णन, तो संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सांविधिक निकाय लिखा हो, अर्थात इनका विधि द्वारा कानून बना करके निर्माण किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका गठन जो है संसद के अधिनियम द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, और 4 क्षेत्रों में नहीं बल्कि 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, और गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो इस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं राज्य, क्रमानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बाद में एक और क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा वो बनाया गया था। पूर्वोत्तर परिषद, न कि इस अधिनियम के अधीन। ठीक, तो इसका जो है केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? आपको पता है कि संविधान हमारा जो है जटिल और सरलता का मिश्रण है, अर्थात सरल साधारण कानून या साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं संविधान में, और जटिल प्रक्रिया का भी प्रावधान है। कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस विशेष प्रक्रिया में भी 2 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है कि 2/3 बहुमत संसद के दोनों सदनों का, और एक जो उससे भी मुश्किल प्रक्रिया है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये ऐसे कानूनों के निर्माण में होता है या ऐसे संशोधनों में होता है इसका उपयोग जहां पर राज्य जो होते हैं प्रभावित होते हैं। जिन कानूनों से राज्य प्रभावित होंगे, उन कानूनों या उन संशोधनों से संबंधित जो है राज्य, मतलब उन संशोधनों से संबंधित राज्य जितने भी हैं या पूरे राज्य, उनके विधानमंडल द्वारा संपुष्टि करना आवश्यक होता है। तो इसका जो कौन कौन से हैं? संविधान के संघीय प्रावधान, संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है। संघ मतलब क्या होता है? जो राज्य, संघ जहां पर प्रयोग हो मतलब राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है आपस में दोनों भाइयों में, कि तुम ये लो तुम ये लो, तो इससे संबंधित जो भी संघीय व्यवस्था पर, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन होंगे, उसमें इस तरह की संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। तो संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकार। तो ये भी राज्यों पर भी, क्योंकि न्यायालय जो है एकीकृत है, वो राज्यों पर भी प्रभाव डालेगा, केंद्र पर भी प्रभाव डालेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है उनमें संशोधन होगा। तो ये इस तरह का जो संशोधन की प्रक्रिया है अपनाई जाएगी। तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो, ये भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो तो भी
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि करना आवश्यक होगा। चौथा है नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद 3 के तहत ये चीज़ है, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन संसद को अधिकार प्राप्त है करने का। संसद साधारण संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा इसका निदान करती है, ये संशोधन कर सकती है, निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये उत्तर चुनना आपके लिए आसान हो जाता ऑप्शन से ही, क्योंकि चौथा गलत हो जाता तो 1 2 3 ही सही होते। तो इसका जो है ए इसका उत्तर है। ठीक है, ए इसका उत्तर है। आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इन सभी में जब संशोधन करना होगा तो संवैधानिक संशोधन की ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक होगी। एक बार फिर बोलूँगा, चाहे तो नोट कर लें। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अर्थात अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात अनुच्छेद 162, संघ की न्यायपालिका अर्थात भाग 5, ठीक है, भाग 5 में संघ की न्यायपालिका का प्रावधान है अध्याय 4 में, राज्यों के उच्च न्यायालय अर्थात भाग 6 अध्याय 5, संघ व राज्यों के मध्य विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसके अलावा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, अर्थात त्रिसूची प्रणाली में अगर परिवर्तन करना है तो भी इस संशोधन की आवश्यकता होगी। और अंतिम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महत्वपूर्ण है, इसको आप एक जगह नोट करके रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, देखिए यूपीएससी ने कथन कारण का चक्कर छोड़ दिया है, लेकिन यूपी पीसीएस नहीं छोड़ रहा है। कथन कारण के सवाल ज़्यादातर आयोग देखेंगे आप, वो अपनी ही चलाता है, आप कितना ही विवेक लगा लीजिए। कुछ प्रश्न तो एकदम सही, एकदम साफ साफ होते हैं, उसमें तो आयोग भी नतमस्तक रहेगा, मानेगा इस चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कथन कारण सही है और कारण एक की मतलब कथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है, लेकिन आयोग के ऊपर है माने न माने, जैसा कि आपने 2019 में देखा, मनमानी एकदम से। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछना बंद कर देना चाहिए या फिर स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ पर अंतर निर्धारित चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर चीज़ें गलत होनी शुरू। इसलिए आपसे मेरा यह कहना रहेगा कि यदि स्पष्ट न हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व न करें, अगर ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत न हो तो। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया सकता, सही है भाई। राज्यसभा 3 हफ्तों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। अब यह देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एक सही दिया है, एक गलत दिया है, इसमें आपको विचार नहीं करना है। अर्थात ए सही है, आर गलत है। तो जब ऐसा आ जाए तो फिर ए और बी जो अर्थात स्पष्टीकरण कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तुरंत हल कर देना है। तो राज्यसभा 3 हफ्तों तक नहीं, फिर तो केवल 14 दिन तक रख सकती है, 3 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने अनुच्छेदों पर चर्चा की थी। वो वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं, अन्यत्र देख लीजिए, बात अलग है। किसी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, अन्य टीचर्स के भी। लेकिन अगर आप केवल हम ही से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि वो वीडियो आप अवश्य देखें। उसमें अनुच्छेदों पर चर्चा है, उससे बाहर कुछ आपको समझना बूझना नहीं है। वो सब कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, व्यापक रूप से एनालिसिस किया है, 1 घंटे का वीडियो है। अनुच्छेद 82 या 100 तक मैं पहुंचा हूं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसमें कंप्लीट कराएंगे, तो उसको आप अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। अच्छा, इन आरोपों पर संसद के 1/3 सदस्यों जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं, अर्थात जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं उस सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बताइए भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें दिया है? अनुच्छेद 61 में दिया है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी। यह प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये जान लीजिए आप, जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर चलाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों, तो ये दोस्तों ये सही है स्टेटमेंट, किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। और इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये गलत है। बल्कि 1/4 सदस्य, जिस सदन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि संविधान का अतिक्रमण किया है, महाभियोग लाया जाता है, उस सदन के 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला जो है सही है, दूसरा गलत है, केवल ए इसका उत्तर हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है पता है आपको? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। दूसरी बात है, विधान सभाओं के, विधान परिषद नहीं शामिल होती, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और जो पांडिचेरी या पुदुचेरी है उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम ये वरीयता क्रम दिया हुआ है कि कौन सा सही, बताइए। अब बताएं। तो इसका जो उत्तर होगा बी होगा। राज्यों के राज्यपाल सबसे पहले आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको मैं पूरा वरीयता क्रम बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या फिर वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों का समान अनुक्रम होता है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसी अनुक्रम में ही लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, उनके ही समकक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके ही समकक्ष लोकसभा व राज्यसभा के विपक्षी नेता और उनके ही समकक्ष पूर्व प्रधानमंत्री। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएंगे, फिर राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसके बाद आएंगे और उन्हीं के समकक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सेम अनुक्रम में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिलहाल इस प्रश्न में राज्यों के राज्यपाल सबसे पहले, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। बी इसका उत्तर होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी मतलब सहयोगवादी और संघवाद मतलब, अर्थात संघवाद जहां राज्यों और केंद्रों में शक्तियों का बंटवारा हो। तो भारत में सहकारी संघवाद अर्थात राज्य ऐसा कार्य करता है कि केंद्र की अर्थात संघ अर्थात मजबूत हो, केंद्र हमारा मजबूत हो,
राज्य ऐसे कार्य करते हैं कि देश मजबूत हो, केंद्र मजबूत हो, केंद्र की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ सहकारी संघवाद पाया जाता है, ऐसा कहना है किसका? ऑस्टिन का। तो ए इसका उत्तर होगा। अगला ये अनुच्छेद सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इसको मिलान करना है आपको। 1 2 3 4 में आपको तुरंत उत्तर दे देना है पॉज करके वीडियो को। फिलहाल अब मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और किसमें है? भाग 4 में, नीति निश्चित तत्वों में। अनुच्छेद 44 ये भी नीति निश्चित तत्व है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा देता है, सही है। अनुच्छेद 127 क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो 1 2 3 4 ही इसका क्रम हो जाएगा, 1 2 3 4, ए इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1964 में हुई, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके कार्य परामर्शी हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसके तीनों ही सही होंगे। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, और सांविधिक निकाय है, अर्थात इसके लिए कानून 2003 में संसद द्वारा कानून पारित करके इसको सांविधिक निकाय बना दिया गया। तो सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके कार्य परामर्शी हैं, ये भी सही है, परामर्शी कार्य हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कतागत जो गतिविधियां हैं उसकी निगरानी करता है, और केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो प्राधिकरण संगठन में कार्य करता है उनसे संबंधित जो है योजना बनाना, निष्पादन करना, सतर्कता संबंधी योजना बनाना, निष्पादन करना, समीक्षा और सुधार करने हेतु सलाह भी देता है, निगरानी भी रखता है, और सतर्कता या निगरानी संबंधी योजना बनाना, निष्पादन करना, समीक्षा सुधार करने हेतु सलाह भी देता है। तो परामर्शदात्री जो है निकाय है, इसको दांडिक अधिकार नहीं मिले हुए। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा, ये विभिन्न राज्य हैं और राज्यसभा में स्थान, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया हुआ है। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश आपका भी राज्य इसमें सम्मिलित है। तो बताएं इसका कौन सा उत्तर होगा? शायद ऑप्शन देखने के बाद आपके लिए आसान हो जाए। बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, बिहार की 16 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं और राजस्थान की 10 सीटें हैं। आप राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं किस राज्य की, ये अवश्य पढ़ लें, रट लें कैसे भी करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 3 4 1। भारत की संचित निधि में से कोई धन किसके द्वारा निकाला जा सकता है? बताइए। अब अनुच्छेद 114 में ये प्रक्रिया दी हुई है कि संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जाएगा, और ये विनियोग विधेयक की प्रक्रिया जो होती है धन विधेयक के समान होती है, और जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी हुई है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष इस पर मुहर लगाता है कि हाँ ये धन विधेयक है, ठीक। तो संचित निधि से धन निकाला जाएगा तो विनियोग विधेयक के द्वारा ही संसद के द्वारा निकाला जाएगा। ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये विभिन्न संविधान संशोधन है। कल ही मैंने वीडियो दिया था, आप लोग जरूरी वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों। कल हमने जो वीडियो दिया था आप देखें, उसमें मैंने संविधान संशोधनों की चर्चा की है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की चर्चा की है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 यही पहला ही सुमेलित नहीं है। सहकारी समितियां इसके द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया, भाग 9 का ख जोड़ा गया संविधान में। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, बिल्कुल सही है।
7वां संविधान संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल सही है। 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश की सीमा पर भूमि आदान प्रदान समझौते का अनुपालन से संबंधित है। लेकिन 97वां संविधान संशोधन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है, न कि उड़िया शब्द की जगह उड़िया कहा किया गया। ठीक, तो ये नाम में परिवर्तन जब भी किया जाए तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब नाम राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो संसद को अधिकार प्राप्त है, वो साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ये संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत 368 के तहत नहीं पड़ती है, और इसलिए जो संशोधन होता है उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। अब इन पर विचार करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, योजना मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय है नहीं, जिसको अभी काट दीजिए। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इनमें से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है? भारत का प्रधानमंत्री के अधीन कौन सा विभाग होता है, बताएं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये दोनों जो है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। सी, केवल 3 और 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग सही उत्तर देंगे इसका। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये सी होगा। आपातकाल की घोषणा जब हो, अर्थात आपातकाल जब लागू है, चालू है, तो उस दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इसको आगे जब तक आपातकाल है तब तक 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब आपातकाल समाप्त हो जाए, आपातकाल की घोषणा जब वापस ले ली जाए या समाप्त हो जाए आपातकाल, तो अगले 6 महीने से अधिक, अर्थात जिस दिन आपातकाल समाप्त हो रहा है, घोषणा हो रही है, उसके अगले 6 महीने से अधिक ये लागू नहीं रहेगा। अर्थात ये जो 1 वर्ष बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, आपातकाल के बाद 6 महीने तक ये लागू रह सकती है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, तो इसका सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153, 156, 159, 155, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है सुमेलित नहीं? तो इसमें जो है डी सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, और राज्यपाल को हटाना या हटने की जो प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 156(2) के तहत दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है और कभी भी उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, उसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती राज्यपाल को हटाने की। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो आता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, अमूमन 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो, चाहे जब वो हटा दिया जाए। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। राज्यों में प्रत्येक राज्यपाल का, राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि का वर्णन करता है कि राज्यपाल का पद कितने वर्ष तक होगा, पद की अवधि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। तो राज्यपाल का शपथ, जैसा कि हमने बताया कि अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 156 में ही राज्यपाल की पदावधि का चर्चा है कि राज्यपाल की पदावधि अमूमन 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उसके पहले भी जब चाहे पद त्याग कर सकता है, कोई बात नहीं रखा है उसको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज़्यादा आता है आपकी परीक्षा में, ये
स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां हैं, पंचायतों के लिए बनाई गई समितियां हैं। आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है राज्यों को। तो उससे संबंधित सरकारों द्वारा समितियां बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई इससे संबंधित। ये क्रम से याद रखिएगा, क्रम से भी आता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनाई गई। इसने त्रिस्तरीय जो वर्तमान में व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति और जिला पंचायत, इसका इसने सुझाव दिया था। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन तब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था और पंचायतें उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रही थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। अशोक मेहता